हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के आगे के एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिए। क्वेश्चन है, इफ अ कोर्ट इन्फोर्सेस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन इट ऑल्सो ऑर्डर द पेमेंट ऑफ द सम नेम्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो पूछा गया है कि अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कोर्ट ने इन्फोर्स कर दिया है ना, ऑर्डर दे दिया है, तो क्या वो जो कॉन्ट्रैक्ट में अमाउंट दे रखी है उसको भी देने का बोल सकती है क्या? तो इस ये नहीं, मतलब नो, द कोर्ट कैन ओनली इन्फोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 के अनुसार यदि अनुबंध लागू किया जाता है तो अदालत उस अनुबंध में उल्लेखित राशि का भुगतान आदेशित नहीं कर सकती है। मतलब जो हमने देखा था कि वो सेक्शन 23 में कि उसमें एक कंपनसेशन मतलब पेनल्टी के तौर पे अगर उसको फुलफिलमेंट नहीं किया तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसकी जगह पेनल्टी देनी होगी। पर कोर्ट ये देखेगी कि पेनल्टी का क्लॉज रखा ही इसलिए है ताकि इन परफॉर्मेंस को सिक्योर किया जा सके, है ना, तो पर अगर वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर लिया है तो फिर जो कॉन्ट्रैक्ट में अमाउंट है वो देने की जरूरत नहीं रहेगी, कोर्ट नहीं देगी उसको। वो तो उसी केस में देना है जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता, नहीं किया जाता है ना, ब्रीच हो जाता है। व्हाट डज सेक्शन 22 सबसेक्शन 3 रिलेट टू? तो ये क्या है, कोर्ट्स पावर टू ग्रांट अदर रिलीफ टू द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ को अदर रिलीफ देने का इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है, व्हाट डज सेक्शन 24 प्रोहिबिट? सेक्शन 24 क्या प्रोहिबिट्स करती है? तो कि अगर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट अगर रिजेक्ट हो जाता है तो वो सूट फाइल नहीं कर सकती डैमेजेस को लेने के लिए। तो स्पेसिफिक सेक्शन 24 विशिष्ट अनुबंध विशिष्ट निर्वहन मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का वाद खारिज होने के बाद वादी क्षतिपूर्ति के लिए नया वाद दायर नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है, अंडर विच कंडीशन कैन एन इंस्ट्रूमेंट बी रेक्टिफाइड अंडर सेक्शन 26 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट? मतलब अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है उसमें सुधार किया जाता है, रेक्टिफाइड किया जाता है, तो किस कंडीशन में इसमें रेक्टिफिकेशन किया जाता है? तो इफ it is does not express the real intention of the parties due to fraud or mutual mistake। मतलब इन्होंने क्या कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, पार्टीज ने ए और बी ने मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन है ना बाद में क्या होता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट से शो हो रहा है कि रियल इंटेंशन जो पार्टीज का था, जिस कारण से बनाया गया था, वो फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक मतलब मिस्टेक के कारण वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, वो उसका जो इंटेंशन था, रियल इंटेंशन, वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। तो इस केस में सेक्शन 26 के तहत उसमें रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है, मतलब कोर्ट को अप्लाई करना पड़ेगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट में रेक्टिफिकेशन किया जाए। सेक्शन 26 सबसेक्शन 1, रेक्टिफिकेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज अलाउड व्हेन इट फेल्स टू एक्सप्रेस द ट्रू इंटेंशन ऑफ द पार्टीज ड्यू टू फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक। दिस इंश्योर दैट द कॉन्ट्रैक्ट रिफ्लेक्ट्स द जेन्युइन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, है ना। तो मिस्टेक और फ्रॉड, ये दो याद रखना कि मिस्टेक और फ्रॉड के कारण वो कॉन्ट्रैक्ट में रियल इंटेंशन नहीं दिख रहा है उनका। विच सेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट डील्स विद द रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट का रिसेशन, कॉन्ट्रैक्ट का रिसेशन मतलब चाह रहे हैं, मतलब उसको खत्म करना, निरस्त करना, तो किस सेक्शन में? सेक्शन 27। सेक्शन 27 में कुछ ग्राउंड्स दे रखे जिसके आधार पे कोर्ट रिसेशन के लिए परमिट कर देता है, और कुछ ग्राउंड्स है जिस पे रिसेशन नहीं किया जा सकता है। तो सेक्शन 27 में बोला है कि फॉर द रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन केस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल, अगर कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है तो वहां पे कोर्ट बोल सकता है रिसेशन के लिए। अनलॉफुल और वेयर द प्लेंटिफ इज इंटाइटल टू टर्मिनेट इट, या फिर वो अनलॉफुल है या फिर प्लेंटिफ इंटाइटल है, उसको उसके पास राइट है उसको टर्मिनेट करने के लिए, तो यहाँ रिसेशन के लिए कोर्ट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वन ऑफ द कंडीशंस अंडर विच द कोर्ट में रिफ्यूज टू रेस्काइंड अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 27 सबसेक्शन 2। मतलब यहाँ पे 27 सबसेक्शन 1 में तो ये दिया है कि किस ग्राउंड पर रिसेशन दिया जा सकता है, कोर्ट दे सकता है। तो एक तो वाइडेबल है अगर कॉन्ट्रैक्ट, और जो अनलॉफुल है या फिर प्लेंटिफ इंटाइटल है उसको टर्मिनेट करने के लिए। सेक्शन 27 सबसेक्शन 2 उन ग्राउंड्स को बताता है जिसके तहत कोर्ट रिसेशन नहीं देता है। तो सेक्शन 27 सबसेक्शन 2 में
कुछ 4 ग्राउंड्स दिए हैं, तो इसमें पूछा गया है कि कहाँ कब कोर्ट उसको रिजेक्ट कर सकती है, मतलब रेस्काइंड देने से मना कर सकती है। तो जब इफ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन रेक्टिफाइड बाय द प्लेंटिफ, मतलब प्लेंटिफ ने इम्प्लाइडली या एक्सप्रेसली उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, तो वहां पे फिर कोर्ट मना कर देगी उसको रेस्काइंड निरस्त विखंडित करने के लिए। फिर इसके अलावा जो और ग्राउंड्स दिए गए हैं इसमें कि अगर कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है उसके बाद जिस पोजीशन पे, मतलब जिस सब्सटेंशियल जो पोजीशन थी पार्टीज की, वो क्या हुआ, सर्कमस्टेंसेस चेंज हुई, परिस्थितियां बदली, और जिसके कारण अब क्या हुआ, पार्टीज को उसी जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो जिस पोजीशन पे वो थे ना सब्सटेंशियली, वहां पर वापस उसको रिस्टोर नहीं किया जा सकता है ना। तो वहां पे मतलब कॉन्ट्रैक्ट जब हुआ था तब उनकी जो स्थिति थी उसको वापस सारभूत रूप से वापस उसको रिस्टोर नहीं कर सकते हैं अगर परिस्थितियां चेंज हो गई उसके कारण। ठीक है। फिर अगर थर्ड पार्टी ने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट के तहत राइट गुड फेथ में विदाउट नोटिस के और वैल्यू के साथ, मतलब कुछ कंसिडरेशन दिया हो कि वो कोई राइट एक्वायर कर लिया है, तो भी फिर कोर्ट मना कर सकती है। और जो फोर्थ है कि अगर पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज, जो है ना वो सॉट टू बी रेस्काइंड एंड सच पार्ट इज नॉट सेवरेबल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब किसी कॉन्ट्रैक्ट का सिर्फ पार्ट ही जो है वो रेस्काइंड करना है, लेकिन उसको अलग नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में भी इसको, मतलब जो आधा पार्ट है उससे अलग नहीं किया जा सकता है, तो फिर ऐसी स्थिति में कोर्ट रेस्काइंड करने के लिए मना कर सकती है। ये 4 ग्राउंड्स आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अंडर विच सेक्शन कैन अ वेंडर रेस्काइन अ कॉन्ट्रैक्ट इफ द परचेसर फेल्स टू पे द अमाउंट डिक्रीड बाय द कोर्ट। अगर परचेसर ने क्या मतलब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है, और कोई परचेसर ने जब वो, तो यहाँ बोला गया है कि अगर जो सेलर है वो राइट है उसके पास कि वो कॉन्ट्रैक्ट को निरस्त करा सकता है, रेस्काइंड करा सकता है, अगर कोर्ट ने जो डिक्री के तहत बोला कि ये प्रॉपर्टी बेची जाए और परचेसर वो पैसा जो टाइम पीरियड है उसके अंदर जमा नहीं करता है, तो फिर जो सेलर है उसके पास राइट है कि वो उसको रेस्काइंड करा दे। तो ये सेक्शन 28 में इसके बारे में दिया गया है। Section 28 subsection 1, if a purchaser does not pay the amount decreed by the court within the stipulated period, the vendor can apply to have the contract rescinded. Next है, what happen if a contract is rescinded under section 28 of the specific relief act? ठीक है, अगर उसको रेस्काइंड कर दिया जाता है तो फिर क्या होगा सेक्शन 28 के अकॉर्डिंग, तो द कोर्ट में ऑर्डर द परचेसर टू रिटर्न पोजीशन टू द वेंडर। तो कोर्ट क्या परचेसर को बोल देगा कि वेंडर को पोजीशन वापस दिया जाए। नेक्स्ट है, अंडर सेक्शन 27, इन विच केस कैन अ कॉन्ट्रैक्ट नॉट बी रेस्काइंडेड। किस केस में रेस्काइंड नहीं किया जाएगा? तो जब इफ थर्ड पार्टी हैव एक्वायर्ड राइट इन गुड फेथ विदाउट नोटिस एंड फॉर वैल्यू, सम वैल्यू, तब इस स्थिति में रेस्काइंड नहीं किया जाएगा। और वॉइडेबल, इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल तो कोर्ट रेस्काइंड करने का दे सकती है। अगर अनलॉफुल है, या फिर इफ द डिफेंडेंट इज मोर एट फॉल्ट, मतलब डिफेंडेंट का फॉल्ट क्या है, ज्यादा है, तो इस स्थिति में दिया जा सकता है। विच सेक्शन अलाउज फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट बिफोर स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट। ठीक है, तो मतलब किसी कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने के पहले हम उसको रेक्टिफाई कराना चाहते हैं, तो कौन सा सेक्शन अलाउ करता है? सेक्शन 26। सेक्शन 26 में लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग में फर्स्ट बी रेक्टिफाइड देन स्पेसिफिक, मतलब कि अगर उसमें कोई गलती है, हमने पढ़ा था अगर मिस्टेक और फ्रॉड के कारण अगर कोई इसका रियल इंटेंशन नहीं दिख रहा है इंस्ट्रूमेंट का, तो यहाँ गलती है, मतलब उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो वहां पे पहले क्या, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगर उस कॉन्ट्रैक्ट का कराना है तो सबसे पहले उसको रेक्टिफाई कराना होगा, फिर उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगा। तो सेक्शन 26 में दिया गया। नेक्स्ट है, विच एक्ट डज नॉट अप्लाई टू सर्टेन अवार्ड्स एंड टेस्टामेंट्री डायरेक्शन। तो ये आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996 है, उस पर लागू नहीं हुआ। तो धारा 25 यह स्पष्ट करती है कि यह प्रावधान उन अवार्ड्स पर लागू नहीं होंगे जिन पर आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट 96 लागू नहीं होता है, मतलब अवार्ड तो है लेकिन उस पर यह एक्ट लागू नहीं हो रहा है। और विल कोडिसिल के उन निर्देशों पर लागू होंगे जो किसी विशेष समझौते को निष्पादित करने के लिए होते हैं। नेक्स्ट है,
if a written contract or other instrument does not express the real intention of the parties due to fraud or mutual mistake, what remedy is available? तो अगर मिस्टेक और इसके कारण वो उनका रियल इंटेंशन नहीं दिख रहा है तो हम इसको रेक्टिफिकेशन करा सकते हैं अंडर सेक्शन 26। नेक्स्ट है who can sue for recession of contract when it is voidable। तो सूट कौन फाइल करेगा, है ना? अगर हम उसको रेस्काइन करा रहे हैं, ठीक है, तो रेस्काइन करा रिसेशन कराने के लिए सूट फाइल करने का राइट किसके पास है? जो भी एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है वो उसको रेस्काइन करवा सकता है। नेक्स्ट है इन विच कंडीशन कैन द कोर्ट रिफ्यूज टू रेस्काइन अ कॉन्ट्रैक्ट। तो किस किस केस में मना कर सकता है? when the plaintiff has expressly rectified, नहीं rectified, फिर when circumstances have changed making restoration impossible, और थर्ड है थर्ड पार्टी ने गुड फेथ में कोई राइट एक्वायर कर लिया है। और इसमें एक पॉइंट और हमने देखा था कि अगर वो इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें पार्टली जो आधा पार्ट है वो रेस्काइन के लिए मतलब इप्सित है और रेस्काइन के लिए लाइबल है और उसको और आधे पार्ट के कारण वो मतलब आधे पार्ट जो दूसरा पार्ट है उससे वो सेपरेट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये चार कंडीशन में रिसेशन हो सकता है। नेक्स्ट है इफ द परचेसर और लेसी फेल्स टू पे एज पर द डिक्री व्हाट कैन द सेलर और लेसर अप्लाई फॉर इन द कोर्ट। तो वो क्या कर सकते हैं? रेस्काइन करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि टाइमली पेमेंट नहीं हुआ है तो अब सेलर के पास राइट है कि इसको खत्म करवा दीजिए। नेक्स्ट है वॉट ऑर्डर कैन द कोर्ट इशू आफ्टर रेस्काइंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को रेस्काइंड करने के बाद कोर्ट क्या इशू कर सकता है ना? तो क्या डायरेक्ट द परचेसर टू रिस्टोर द प्रॉपर्टी, ऑर्डर पेमेंट ऑफ रेंट्स एंड प्रॉफिट, इन ऑर्डर रिफंड द अर्नेस्ट मनी। तो ये सब देने के लिए सेक्शन अंडर सेक्शन 28 मतलब जो डिग्री के तहत जिस प्रॉपर्टी को सेल करने का बोला था और परचेसर उसका टाइमली पेमेंट नहीं कर रहा था तो सेलर रेस्काइन कराने के लिए कोर्ट में अप्लाई करेगा और अगर कोर्ट उसको मतलब एक्सेप्ट कर लेती है तो फिर ये ऑर्डर मिलेंगे कि ये चीजें लौटा दी जाए। सेक्शन 28 सब सेक्शन 2 में ये बोला गया है। विच सेक्शन इज अ सूट फॉर रिसेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट फाइल। तो सेक्शन 27 में दिया गया है। नेक्स्ट है कैन अ वेंडर परचेसर लेसर और लेसी फाइल अ सेपरेट सूट फॉर रिसेशन। तो नहीं, इनको सेपरेट नहीं, उसी सूट में फाइल करना होगा, अलग से नहीं लगाएंगे। तो सेक्शन 28 सब सेक्शन 4 बोलती है कि कोई भी जो सेलर परचेसर या इनमें से कोई भी सूट फाइल कर रहा है ना तो वो अलग से सूट फाइल नहीं करेगा, उसे उसी मुकदमे में जो चल रहा है ना उसी में ही एप्लीकेशन देनी होगी। Under which section of the specific relief act can a plaintiff pray for recession in alternative suit for specific performance। मतलब अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दिया जा रहा है मतलब कोर्ट के सामने हम ऐसा भी अप्लाई एडिशनल मतलब वो ले सकते हैं रिलीफ कि अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा है तो फिर इसको रेस्काइन करा दिया जाए। तो ये सेक्शन 29 में दिया गया है। Section 29 allows a plaintiff in a suit for specific performance to pray in the alternative for rescission if the contract cannot be specifically enforced. If the court refuses specific enforcement, it may direct the contract to rescinded and cancelled accordingly. What does Section 30 of the Specific Relief Act empowers the court to do while granting rescission? ठीक है, तो को उसका रिसेशन कराने पर कोर्ट मतलब क्या कर अधिकार रख सकती है? तो रिक्वायर द रेस्काइंडिंग पार्टी टू रिस्टोर बेनिफिट। तो यहाँ पे कोर्ट क्या बोलेगी कि जो भी बेनिफिट दिए गए थे उसको रिस्टोर किया जाए, मतलब जिसके थे उसको वापस दे दिया जाए। तो व्हेन द कोर्ट ग्रांट्स रिसेशन, कोर्ट ने बोल दिया कि इसको विखंडित किया जाए तो इट में रिक्वायर द पार्टी रिसीविंग रिलीफ। तो जिस पार्टी ने कोई रिलीफ रिसीव किया था तो उसको रिटर्न कर दिया जाए, जो भी बेनिफिट मतलब दिया गया था उसको तो वो अदर पार्टी को दे दिया जाए, ठीक है, कंपनसेट करने का बोल सकते हैं। अंडर विच सेक्शन कैन अ पर्सन स्यू फॉर कैंसलेशन ऑफ रिटर्न इंस्ट्रूमेंट, व्हाट इज
दैट इज वॉइड और वॉइडेबल। अब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो वॉइड या वॉइडेबल है, तो उसको कैंसिल कराना है। तो किस सेक्शन में इसके बारे में बोला? तो सेक्शन 31 में बोला गया। सेक्शन 31 बोलता है अलाउज अ पर्सन अगेंस्ट हुम अ रिटर्न इंस्ट्रूमेंट इज वॉइड, मतलब कोई उस पर्सन को अलाउ करता है कि जिसके रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है वो वॉइड है या वॉइडेबल है, टू स्यू फॉर इट्स कैंसलेशन इफ दे हैव अ रीजनेबल अपेंशंस दैट इट मे कॉज सीरियस इंजरी इफ लेफ्ट आउटस्टैंडिंग। मतलब ये अगर कॉन्ट्रैक्ट को अगर हमने कैंसिल नहीं कराया और ऐसे ही रहने दिया तो इससे कुछ सीरियस इंजरी हो सकती है, इसलिए कोर्ट में हम अप्लाई करेंगे उसको कैंसिल कराने के लिए। ठीक है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड और वॉइडेबल है उसके लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।